और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो रिजर्व बैंक ऑफ फंक्शंस अपन जो पढ़ रहे थे पार्ट फर्स्ट में, वो 4 ही पॉइंट हो पाए। तो 5वां पॉइंट है इस पार्ट में, अपन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, नो डाउट, लेकिन आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अपना 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 5 जो 4 कार्य, नोट इश्यू करना था, है ना, बैंकों का बैंक था, सुपरविजन था। 5th पॉइंट है विदेशी विनिमय का संरक्षक, कस्टडीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो विदेशी विनिमय का कस्टडीज, कस्टडीज का मतलब क्या होता है? विदेशी यानी एक देश के साथ दूसरे देश का विदेशी विनिमय, आपस में ट्रांजैक्शन करना, है ना। कस्टडी यानी कस्टडी का मतलब होता है संग्रह, यानी संग्रहालय। अपन कहाँ पर अपन अपने जो प्रतिभूतियां होती हैं, मुद्रा होती है, उसको अपन रखते हैं, स्टोरेज करना है ना। तो जब विदेशों से कोई मुद्रा आती है अपने देश में, अपने देश के अपनी सरकार के साथ विदेशों से किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन किया जाता है, तो उससे जो विदेशों से जो पैसा आता है विदेशों से, उसको अपन कहाँ पे स्टोरेज करते हैं? आरबीआई के पास करते हैं। और अपने देश की सरकार के द्वारा दूसरे देश में मुद्रा का भुगतान करना है, तो मुद्रा का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा दूसरे देशों को किया जाता है। इसे बोलते हैं विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक। केंद्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय कोष को संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दरों को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रबंधित तरलशीलता, ये ध्यान रखना, ये छोटा प्रश्न आ सकता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 मार्क्स का। प्रबंधित तरलशीलता, तरलशीलता से अभिप्राय घरेलू अर्थव्यवस्था में क्या है इसका? ये क्वेश्चन मान लो यहाँ से आप इसको, कि घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय के क्रय या विक्रय, क्रय या विक्रय से, किससे है? विदेशी विनिमय के जो मुद्रा करेंसी है उसके क्रय विक्रय से होता है। फ्लोटिंग विनिमय दर का प्रयोग स्थिरता स्थिरता भी प्राप्त करता है। यानी स्थिरता यानी जो विनिमय, विदेशी विनिमय कोष की जो विनिमय दर होती हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये कौन सा कर्व है? सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पे किसका निर्धारण होता है? विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर समाशोधन ग्रह का कार्य। समाशोधन ग्रह का कार्य क्या होता है? ये होता है क्लियरिंग हाउस ऑफ फंक्शन, क्लियरिंग हाउस ऑफ फंक्शन। इसमें क्या होता है? क्लियरिंग हाउस में क्या होता है? सिंपल, अच्छे से समझना है इसको। समाशोधन के अंदर क्या होता है? जैसे आपका अकाउंट है एसबीआई बैंक में, आपका स्कॉलरशिप अकाउंट किस में है? एसबीआई बैंक में। और कि आपकी स्कॉलरशिप है वो आ गई, सरकार ने किसी पीएनबी बैंक का चेक हो, उसमें आपकी स्कॉलरशिप, आपके स्कॉलर ने आपको पैसे दे दिए। चेक किसका है? पंजाब नेशनल बैंक का चेक है। और आपका खाता कौन सी बैंक में? एसबीआई बैंक में। तो वो जो कार्य है, वो जो पीएनबी बैंक का चेक है, वो आपकी किस अकाउंट में लगेगा? होना तो क्या चाहिए कि आपको पीएनबी बैंक में जाके खाता खुलाना चाहिए, उसमें आपका चेक लगाना चाहिए। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस कार्य से कितना आसान हो गया आपका चेक क्लियर करना, कि आप पीएनबी बैंक के चेक को कहाँ पे लगाओगे? एसबीआई बैंक में लगाओगे। फिर वो एसबीआई बैंक से कहाँ जाएगा? पीएनबी में जाएगा। वहाँ से क्लियरिंग का काम होगा, उसके बाद में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ओके, बाय द वे, मानो आपका एटीएम एसबीआई बैंक का है और आपने पीएनबी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल लिए, तो खाता तो आपका एसबीआई में है, लेकिन पैसे कहाँ से निकाले आपने? पीएनबी से निकाले। तो ये जो आपस में जो क्लियरिंग हाउस का कार्य, समाशोधन कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है ना। तो ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, इसको आप पढ़ लेना, कि एक दूसरे के खाते पैसे निकालते हैं, उससे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? समाशोधनी कार्य के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है साख का नियंत्रण, यानी क्रेडिट ऑफ कंट्रोल। यानी कंट्रोल कैसे करती है? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। केंद्रीय बैंक क्रेडिट पे, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? करेंसी, मनी, करेंसी, मनी। तो मनी पर कंट्रोल कैसे करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऐसे तो क्या होता है, नकली नोट हर कोई व्यक्ति बना सकता है, मार्केट में सर्कुलेशन में ला सकता है ना। तो बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल कैपेसिटी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उनके माध्यम से क्या करते हैं, ये इस कार्य को वो अपना पूर्ण करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके ऊपर कंट्रोल करते हैं, है ना। ये मेरा बेटा क्या कर रहा है, पढ़ता है नहीं पढ़ता है, स्कूल जाता है नहीं जाता है, कॉलेज में जाता है, क्या करता है, कितनी देर पढ़ता है। यानी हर पेरेंट्स अपने बच्चों पे कंट्रोल करते हैं। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी अपने बच्चों पे कंट्रोल करती है। इसके बच्चे कौन है? व्यापारिक बैंक के, इसके क्या है? इसके
बच्चे हैं ये मान के चलो आप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय बैंक। भारत में केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण किया जाता है। ये अपने इसके पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट्स अपने कंप्लीट हो गए हैं। सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना एक बार। इससे पहला कार्य था इसका नोट जारी करना। पहला कार्य था नोट जारी करना, दूसरा कार्य था सरकार का बैंक, तीसरा कार्य था इसका बैंकों का बैंक था फॉरेक्स की भूमिका, और पॉइंट नंबर 4 है अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, और पांचवा पॉइंट है विदेशी विनिमय का सुरक्षक, कस्टडीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और छठा पॉइंट है समाशोधन घर का कार्य, क्लियरिंग हाउस ऑफ द फंक्शंस, और सातवां इसका पॉइंट है शाखा नियंत्रण। इस नियंत्रण को अपन आगे पढ़ते हैं। अब देखो एक बार, इस साल 2022 में आपके सिलेबस में इतना ही पार्ट है 2022 में कि इसके कार्य कौन कौन से हैं। जैसे ही कोविड वगैरह चले जाएंगे, सामान्य परिस्थिति आएंगी, 100% सिलेबस हो जाएगा, तो इस वीडियो को आप आगे तक देखना। लेकिन आपके कंपटीशन लाइफ में आगे आने वाले फ्यूचर में ये वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो आगे वाले पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे आपके क्वेश्चन वहीं से आएगा। बैंकिंग सेक्टर में 2-3 प्रश्न आते हैं यहाँ से, तो इसको पढ़ना आप पूरा, इसलिए मैंने बनाया है, लेकिन मैं भी यहाँ तक बना सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखो आगे। साख पर नियंत्रण, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में क्या करती है, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है। किसी को नियंत्रित करती है, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है। और मुद्रा की पूर्ति रिजर्व बैंक कौन सी नीति को अपनाती है, याद रखना, मौद्रिक नीति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो करती है। इसमें देखो इसके ये दो प्रकार से इसको नियंत्रित करती है। कितने प्रकार से करती है, दो प्रकार से नियंत्रित करती है। मुद्रा की पूर्ति को कितने प्रकार से नियंत्रित करती है, दो प्रकार से, है ना। आरबीआई, आरबीआई, ये आरबीआई है, ठीक है। इसके दो प्रकार के कार्य हैं, थोड़ा समझा रहा हूं आपको। एक तो होता है गुणात्मक, गुणात्मक, और दूसरा होता है मात्रात्मक, मात्रात्मक, है ना। गुणात्मक क्या होता है, क्वालिटी वाइज होता है। क्वालिटी ये होता है क्वांटिटी। अब गुणात्मक क्या होता है, गुणात्मक जैसे आप मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई कोई राम एक लड़का है, राम बहुत सुंदर है, राम बहुत पढ़ता है ना, राम हर कार्य में दक्ष है ना, राम की अच्छी लंबाई है, अच्छा अच्छा उसका हेल्दी है राम, तो ये राम की क्या है, गुण है, उसके मेरिट्स हैं। तो जो गुणात्मक जो फंक्शंस होते हैं वो भी रिजर्व बैंक के होते हैं, और मात्रात्मक भी होते हैं। मात्रात्मक क्या होता है, इसका वजन इतना है ना, ये यानी जिसको अपन मात्रा में डिनोट कर सकते हैं, जैसे 1 टू इनफाइनाइट। ओके, तो जो भी मात्रात्मक जो भी सॉल्यूशंस हैं इसके क्रेडिट कंट्रोल के, वो सब किसके अंदर आते हैं, मात्रात्मक के अंदर आते हैं। गुणात्मक के अंदर क्या आते हैं, केवल एक फॉर्मेलिटीज आती हैं। वर्बली अपन किसी को कोई ऑर्डर देते हैं वो किसके अंदर आता है, गुणात्मक के अंदर आता है। लेकिन प्रैक्टिकली नोटिस में किसी को कुछ दे रहे हैं वो किसके अंदर है, गुणात्मक के अंदर आता है। तो दोनों में अंतर देखना आप। इसके फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। मात्रात्मक उपाय पहला कौन सा है इसमें, मात्रात्मक उपाय, और फिर कौन सा, गुणात्मक उपाय। इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे इसके लिए आंसर लिए हैं इसके। देखो पहला देखो मात्रात्मक उपकरण, दूसरा कौन सा गुणात्मक उपकरण है, क्वांटिटी बेस और क्वालिटी, ठीक है। पहले तो गुणात्मक उपकरण, गुणात्मक में कौन कौन से आते हैं, क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से आते हैं। पहला आता है सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता मार्जिन रिक्वायरमेंट। सीमांत आवश्यकता का संबंध किससे होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, ऑर्डर देती है किसको, कॉमर्शियल बैंकों को, व्यापारी बैंकों को, क्या देती है कि सीमांत आवश्यकता है, इस पर कंट्रोल। ये जो उपकरण है ये कब काम में लेती है, ये अर्थव्यवस्था में स्फीति एवं अस्फीति की अवस्था उत्पन्न होने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने गुणात्मक और मात्रात्मक उपकरणों को काम में लेती है। क्लियर, कब लेती है, स्फीति या अस्फीति की अवस्था में को नियंत्रित करने के लिए, या मुद्रास्फीति की अवस्था को नियंत्रित करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक उपकरणों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम में लेती है। क्लियर, नो डाउट। अब देखो होते क्या है, गुणात्मक के अंदर क्या करती है, गुणात्मक के अंदर ये करती है कि सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह व्यापारी बैंकों को ऑर्डर देती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए।
है ना? यानी उसको ऑर्डर यानी नॉलेज में लेके आ रही है कि आपको ऐसा नहीं करना, वैसा करना है। लेकिन मात्रात्मक के अंदर क्या होता है? मात्रात्मक के अंदर बहुत सारी दरें होती हैं। उन दरों को निर्धारण करती है कि आपको जैसे स्फीति अवस्था हो गई, अस्फीति की अवस्था हो गई, तो स्फीति की अवस्था मानो आ गई तो उसमें कम कर देती है उनको, है ना? और अस्फीति में उनको बढ़ा देती है, दरों को बढ़ा देती है। अब कौन-कौन सी दरें वो पढ़ते हैं, दरों को आपको समझना है, दरों का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में। तो पहला देखो ये सीमांत आवश्यकता, दूसरा साख की राशनिंग और तीसरा नैतिक प्रभाव। ये 3 पॉइंट हैं, ये कौन से हैं? ये गुणात्मक है। कौन से हैं? गुणात्मक। दूसरा आता है इसके अंदर मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय। पहला देखो रेपो दर, दूसरा है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट आर आर, जिसको अपन बोलते हैं आर आर, क्या बोलते हैं इसको? आर आर। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वह रेट होती है जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक, व्यापारी बैंकों को जिस दर पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करती हैं, उसे रेपो दर कहते हैं। कौन सी दर कहते हैं? रेपो। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है वह रेपो रेट कहलाती है। बैंक दर क्या होती है? ये भी सेम यही होती है, थोड़ा सा अंतर होता है। बैंक दर क्या होती है? बैंक दर दीर्घकालीन होती है, बैंक रेट। इसमें भी क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारी बैंकों को ऋण प्रदान करता है, ये दीर्घकालीन होता है, लेकिन ये प्रतिभूति बेस पे होता है। किसी प्रकार की प्रतिभूति कमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखनी पड़ती है। थर्ड है विपरीत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना? रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है? इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो व्यापारी बैंक होती हैं, सपोज करो उनके पास 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन चल रहा है और सडनली मान लो किसी दिन उनके पास 150 करोड़ का ट्रांजैक्शन होगा, 150 करोड़ की अमाउंट आ गई। अब बाकी पैसा रखने के पास उसके पास स्टोरेज नहीं है, तो 50 करोड़ रुपए किसको देगा? वो एक्सेस अमाउंट किसके पास रख देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखेगा। तो जब ये व्यापारी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे रखते हैं, है ना, तो उसे बोलता है रिवर्स रेपो रेट। यानी जब आरबीआई को उधार देते हैं तो इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब होता क्या है, इनमें डिफरेंस होता है, ये कम होती है, ये कम होती है, और ये रेपो रेट होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। दोनों में अंतर होता है इनमें। अब है 0.50 का अंतर है दोनों में। पहले कितने का था? पहले 1 का अंतर था दोनों के अंदर। जैसे ये 6 है ना, तो ये 5 होती पहले, है ना? अब ये 5.5 है ना, तो ये कितनी है? 5। ऐसे अंतर होता है। नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर, आप इसको पढ़ चुके हो। सीआरआर आपने साख गुणक पढ़ा था ना, साख गुणक, उसमें पढ़ा था ना 1/CRR, पढ़ा था ना आपने 1/CRR, वही है ये साख गुणक। तो साख गुणक सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। व्यापारी बैंकों की जब स्थापना की जाती है, जब वो मनी क्रिएशन का काम करती हैं, तो उनको अपनी लाइबिलिटीज का, अपने अमाउंट्स का कुछ रेशियो कहाँ जमा करना पड़ता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना पड़ता है। रेपो रेट में उधार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करती है, ये लीगली रूल है ये कि व्यापारी बैंकों को इतना पैसा वहां पे जमा करना ही पड़ेगा। ओके। और इसमें क्या होता है? वैधानिक तरलता अनुपात में स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, एसएलआर, ये एसएलआर है, ये ज्यादा होती है, ये कम होती है। इसका मान होता है 5 से 25 तक होता है ना? इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि अपनी टोटल लाइबिलिटीज का, टोटल अमाउंट का व्यापारी बैंकों को अपने पास मुद्रा के रूप में उसको रखना पड़ता है। ये इसका मीनिंग ये होता है। ओके। नेक्स्ट आगे खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन एक्टिविटी मार्केट, ये भी इसका फंक्शन है। यानी ये प्रतिभूतियां बेचती है और खरीदती है ना? मात्रात्मक है ये भी, मात्रात्मक लगता है गुणात्मक है, खुले बाजारी क्रियाएं, लेकिन मात्रात्मक है ये। इसमें ये क्या करती है व्यापारी बैंकें? ओपन एक्टिविटी, जैसे मानो मंदी, अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो व्यापारी बैंक क्या करती हैं? सस्ती दर पर जो प्रतिभूतियां थी वो महंगी दर पर खरीदती हैं। जैसे मेरे पास मान लो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, कोई शेयर मार्केट की ऋण पत्र है, तो मानो व्यापारी मंदी का मौसम चल रहा है, मंदी का दौर आ रहा है कि अर्थव्यवस्था में बहुत मंदी है, जीडीपी कम हो रही है, व्यापारी बैंक, कमर्शियल बैंक ऑर्डर देती है इनको, व्यापारी बैंकों को, कि आप बाजार से प्रतिभूतियां खरीदो। तो वैसे मैं मेरी प्रतिभूतियां रिजर्व बैंक ऑफ व्यापारी बैंक खरीदेंगी, तो व्यापारी बैंक मेरे को क्या देंगे? उसके बदले में पैसा देंगे। पैसे देंगे, मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मेरा विकास ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, मंदी आती है तो प्रतिभूतियां
खरीद लेती हैं, और तेज़ी आती है तो प्रतिभूतियाँ वापस से बेच देते हैं। मानो तेज़ी का मौसम आ रहा है, बहुत तेज़ी का मतलब इन ज़्यादा लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। अब करेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लोग खर्च ज़्यादा करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रतिभूतियाँ खरीद लेती है। प्रतिभूतियाँ उनको वापस से बेच देती है। यानी जो बैंक में प्रतिभूतियाँ थी, जैसे मैंने खरीद ली, तो मेरा पैसा कहाँ से चला गया, बैंकों में चला गया। है ना? तो इसे बोलते हैं ओपन एक्टिविटी मार्केट, ठीक है? ये इसके दे रखे हैं यहाँ पे, फिर मैंने इसके कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, है ना? क्वेश्चन देखो क्या-क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक जमाओं को परिभाषित कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है। यानी इन सभी को मैंने क्वेश्चन के रूप में ले लिया है। दूसरा क्वेश्चन है, गौण जमाओं को परिभाषित किए। ये आंसर इसमें दे रखा है, इसको पढ़ लेना आप। थर्ड क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? व्हाट इज द सेंट्रल बैंक? फोर्थ क्वेश्चन है, वैदिक आरक्षित अनुपात एसएलआर। एसएलआर अभी मैंने आपको बताया है कि जो व्यापारिक बैंकें होती हैं,